जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज है जिसमें कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी के ऊपर में, जिसमें कि क्लास 3 में ले रहा हूँ। इससे पहले क्लास 2 में 2 क्लास मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। अब ये तीसरी क्लास है जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडियन पॉलिटी के टॉप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो विथ फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि पूरा का पूरा विस्तार के साथ में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी लूंगा। और यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में स्टडी कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास अंत तक जरूर देखिएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इससे पहले कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी का जीएस लेक्चर कोर्स आपको अवेलेबल है, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में ये मिल रहा है, जिसका कि पोस्ट प्राइस 99 है, लेकिन अभी हाल ही में आपको 50% की डिस्काउंट पे ये कोर्स प्राइस मिल रहा है, जो कि जिसमें कि आप कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के जीएस लेक्चर कोर्स पा रहे हैं विथ पीडीएफ नोट्स के साथ में, जो कि स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप पर आपको अवेलेबल है। तो अभी हाल फटाफट आप इस ऐप को इंस्टॉल करके आप अपने इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट थ्योरी क्लासेस ले सकते हैं और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। अगर आपको इसको मिलने में सुविधा नहीं हो रही है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप को लिंक क्लिक करके अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ पर मंथ में आप कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे इंडियन पॉलिटी की। तो फटाफट इसको इंस्टॉल करके आप अपनी इंडियन पॉलिटी की स्टडी कर सकते हैं विथ ऑल फैक्ट्स के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इंडियन पॉलिटी पर है। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शाश्वत विषय से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है वो इलेक्शन के ऊपर है, यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन किस आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पर आता है ये पूछा गया है। तो बताएं आर्टिकल, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्टिकल ए पर दिया हुआ है 69, बी पर दिया है आर्टिकल 70, सी पर दिया है 71 और डी पर दिया है 68। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि उसके इलेक्शन से संबंधित यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर है, मैं बता दूं आपको, अगर आप सी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 71 जो है वो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, चुनाव से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर विवाद, संसद विषय, यानी कि उसके विवादित जो विषय हैं उससे संबंधित यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि उससे जितने भी चुनाव से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं, उनकी जांच और उसके निर्णय जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये जानकारी इसमें मिलती है आर्टिकल 71 में। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वही इसमें अंतिम फैसला होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि निर्वाचन से संबंधित जितने भी विषय होंगे, चाहे, ठीक है ना, उसमें जो विवाद होगा उस विवाद के निपटारे के बारे में जानकारी आर्टिकल 71 में मिलती है, ठीक है। अब एक एक करके सारे के सारे जो अन्य आर्टिकल हैं उसको हम यहां पर रख लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें आर्टिकल 69 की, तो आर्टिकल 69 यहां पर उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ है, शपथ से संबंधित है। किससे है ये? उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की यहां पर शपथ से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 69 में इसकी जानकारी मिलती है। आर्टिकल 70 की बात करें तो आर्टिकल 70 किसके लिए है? ये राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उस कार्य से संबंधित यहां पर जानकारी आर्टिकल 70 में मिलती है, जो कि राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है ना कि उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, कार्य के निर्वहन, यानी कि वो कार्य कैसे करेगा उसके, खासकर जब राष्ट्रपति पद पर ना हो, यानी कि यहां पर जब राष्ट्रपति पद पर ना हो, राष्ट्रपति कोई ना हो, या फिर राष्ट्रपति क्या हो, बीमार पड़ गया हो, आकस्मिकता पड़ गई हो, ठीक है ना, वो बीमार पड़ गया हो, या राष्ट्रपति पद पर ना हो, ठीक है ना, पद पर ना हो, यानी कि राष्ट्रपति का पद जब खाली हो उस समय की जो आर्टिकल, जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 71 में है। या फिर राष्ट्रपति कहीं इमरजेंसी में उपस्थित ना हो, या फिर कहीं भी इमरजेंसी आ गई हो, राष्ट्रपति बीमार हो, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उस समय की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 70 में दिए होते हैं। आर्टिकल 68 की बात करें तो आर्टिकल 68 में जो प्रावधान है वो उपराष्ट्रपति के
पद लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि यहां पर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जाएगा। लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा, यहां पर खाली नहीं रहेगा, इसके बारे में प्रोविजन है। ठीक है ना, यानी कि यह किसी भी रिक्ति को भरने के लिए यहां पर तुरंत चुनाव कराने का जो आदेश देता है उपराष्ट्रपति के लिए, वो देता है आर्टिकल 68 में इसका प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन 22। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या फिर सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? क्षमा करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में मिलता है, ये बताइए। ये पूछा है इसमें, ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। बताएं कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि इसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कि राष्ट्रपति को सजा या फिर सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 65, आर्टिकल 72, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 66? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं इसका आंसर आप कमेंट में। देखिए इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 72 पे आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 72 में यहां पर राष्ट्रपति की जो क्षमा है, ठीक है ना, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 में जो प्रोविजन दिया है, इसमें किसी भी सजा के लिए सजा का माफीनामा, सजा को क्षमा करने का जो प्रोविजन दिया गया है वो आर्टिकल 72 में दिया गया है। ठीक है, क्षमा करने का मामला जो है, अधिकार है, वो इसमें आता है। क्लियर हो गया, आर्टिकल 72 में आता है। अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं अन्य आर्टिकल को जो यहाँ पर दिए हुए हैं। आर्टिकल 65 के बारे में हमने बात यहाँ पर की है, जिसमें कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति यहाँ पर कार्यभार संभालेगा। अगर राष्ट्रपति का पद यहाँ पर रिक्त हो जाता है, उसकी प्रोविजन जो है आर्टिकल 65 में दिया हुआ है। यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर। ठीक है, ये आर्टिकल 65 बताता है। आर्टिकल अब इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 66 और आर्टिकल 78। अगर हम आर्टिकल 68 की बात करें तो आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है ना, वो चुनाव के आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी जो प्रावधान है, वो इसमें जो है आर्टिकल 66 में इसमें जो दिया हुआ है, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, चुनाव की जानकारी, चुनाव जो होता है वो चुनाव आर्टिकल 66 में दिया होता है। आर्टिकल 78 की बात करें तो आर्टिकल 78 में यहां पर जो है राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित जो कर्तव्य है वो प्रधानमंत्री के पास में आते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं, यानी कि जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय को के सारे जो मामले हैं जो प्रशासन के हैं, उसको कानून के प्रस्ताव में संबंधित सभी जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करना। यानी कि कैबिनेट जो भी निर्णय देगी उसका पूरा का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। उसकी जानकारी जो है वो आर्टिकल 78 में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? कितना भाग होना चाहिए, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो कि आर्टिकल 103 के अंतर्गत आता है। यानी कि टोटल कितनी होनी चाहिए जो कि किसी भी बैठक के लिए गठन करने के लिए जरूरी है। ठीक है ना, बैठक के गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो कितने यहाँ पर होनी चाहिए, मेंबर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है वो है बी इज द करेक्ट, 1/10वां भाग, यानी कि 1/10 पार्ट जो होगा, ये पार्ट जो होना चाहिए ये जरूरी होना चाहिए। अगर किसी भी संसद का सत्र बुलाना है तो जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वर्तमान में कितने 543 हैं, 543 का जो 10वां हिस्सा होगा,
10वां हिस्सा, यानी कि लगभग 55 मेंबर अगर सदन में हैं तो सदन की बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है ना, तो यानी कि 1/10वां भाग, यानी कि पूरे सदन का 10वां हिस्सा यहाँ पर अगर मेंबर्स उपस्थित हैं तो यहाँ पर सदन की बैठक का गठन हो सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। संसद के समक्ष बजट का विवरण, जो बजट होता है, बजट का विवरण प्रस्तुत करने के लिए संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन सा अनुच्छेद है जिस आर्टिकल में यहाँ पे संसद के बजट का प्रोविजन दिया गया है? बजट का प्रोविजन किस में दिया गया है, ये क्वेश्चन इसमें बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 12। कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में जानकारी मिलती है, बजट के बारे में जानकारी दी गई है? तो इसका जो आंसर है, अगर आप जा रहे हैं यहां पर सी पर, आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 में जो कि बजट विवरण प्रस्तुत करने के लिए यहां पर जानकारी जो मिलती है वो आर्टिकल 112 में मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला, यहां पर जितने भी अन्य आर्टिकल हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 121 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 121, जो अनुच्छेद 121 है, वो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए, ठीक है ना, जो आचरण संबंध में संसद से कोई भी चर्चा नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जितने भी जो भी ड्यूटीज हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, उनके आचरण से संबंधित कोई भी चर्चा जो है वो संसद नहीं कर सकता, संसद में नहीं की जा सकती है। उसके बारे में जानकारी जो है वो आर्टिकल 121 में दी गई है। ठीक है ना, सिर्फ इसके सिवाय इसमें एक चीज है, जो एक बात है जो कि पॉइंट इसमें रखी गई है कि राष्ट्रपति संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जिसमें कि न्यायाधीशों को हटाने की कोई प्रार्थना की गई है, यानी कि राष्ट्रपति ने कोई प्रस्ताव पारित किया है कि किसी न्यायाधीश को हटाया जाए, उसकी चर्चा संसद में की जा सकती है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किसी भी कार्य, किसी भी ड्यूटी के बारे में चर्चा संसद नहीं कर सकता है, ये जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 123 की। आर्टिकल 123 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की, यानी कि राष्ट्रपति यहां पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 123 में दी जाती है। ठीक है ना, आर्टिकल 112 मैंने बता दिया यहाँ पर, आर्टिकल 12 में जिसमें कि प्रत्येक हर वर्ष जो यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में जो पूरा का पूरा कंप्लीट साल भर का जब बजट होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो साल भर का बजट होता है, वो बजट यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो अनुमोदित प्राप्तियां होती हैं, जो व्यय होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो विवरण होता है, वो विवरण यहाँ पर आर्टिकल 112 में देखने को मिलता है। वही आता है यहाँ पर बजट के अंतर्गत, जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप बात करते हैं आर्टिकल 12 की। 12 में यहाँ पे क्या है? स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की जो परिभाषा है वो इसमें दी गई है। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आर्टिकल 12 किस में आता है? आर्टिकल 12 ये फंडामेंटल राइट्स में, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में दिया है, मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारिणी से संबंधित है? बताइए कौन सा आर्टिकल है? कौन कौन से आर्टिकल? बहुत सारे हाँ आर्टिकल दिए हुए हैं इसमें, जिसमें कि आर्टिकल 123 से लेके 132 तक, या फिर आर्टिकल 134 से लेके 143 तक, या फिर आर्टिकल 153 से लेके 67, या फिर आर्टिकल 145 से लेके 150 तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, बताएं। देखिए इसका जो आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 153 से लेके 167 तक का जो आर्टिकल होते हैं, ये आर्टिकल
राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित होते हैं। राज्य की कार्यकारिणी यानी कि राज्य के विधानमंडल, जो कि राज्य सरकार की विधायिका होती है, उससे संबंधित होते हैं। राज्य विधानमंडल में जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल विधान परिषद और विधान सभा जो होती है ना, उसके मैन हेड कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जितने भी आर्टिकल हैं वो आर्टिकल जो हैं वो राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित होते हैं। 167 की बात कर रहे हैं, 167 जो कि राज्यपाल को सूचना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य होता है वो आर्टिकल 167 के बारे में आता है। यानी कि राज्यपाल को जो भी सूचना देंगे उसकी ड्यूटी जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर की होती है, मुख्यमंत्री की, वो आर्टिकल 167 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यपाल की क्षमादान से की शक्ति से संबंधित है? यानी कि राज्य में अब यहाँ पर राज्यपाल के पास में जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, ये पूछा गया है। आर्टिकल 55, आर्टिकल 161, आर्टिकल 163 या फिर आर्टिकल 145? कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? देखिए इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 161। दिस इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति को कौन सी दी जाती है? राष्ट्रपति की को क्षमादान की शक्ति जो कि आर्टिकल 72 में दी गई है, राष्ट्रपति को शक्ति। इसी तरीके से उप राज्यपाल को जो दी जाती है वो आर्टिकल 161 में दी जाती है। ठीक है, अन्य आर्टिकल के बारे में बात कर लें अपन, जिसमें कि आर्टिकल 55 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 55 भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, इलेक्शंस के बारे में जानकारी इसमें दी जाती है, कैसे होगा राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना, और उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 55 में दी गई है। और इसमें जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती है उसके अनुसार यहाँ पर जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर गुप्त मतदान के द्वारा जो चुनाव की व्यवस्था होती है वो व्यवस्था के बारे में जानकारी जो मिलती है वो आर्टिकल 55 में दी गई है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, वो होती है यहाँ पे। ठीक, अगला है आर्टिकल 163। इसके बारे में अगर हम बात करें आर्टिकल 163 तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद राज्यपाल, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो आर्टिकल हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पे 163, जिसमें कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट राज्यपाल की सहायता और राज्यपाल की सहायता करेगा और साथ में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक कैबिनेट का गठन जो होगा, वो कैबिनेट का गठन जो होगा वो 163 में होगा, तथा 164 और 167 जो होता है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों की भूमिका की जिम्मेदारी जो होती है वो 164 से लेके 167 के बीच में आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करें आर्टिकल 145 की, तो आर्टिकल 145 सर्वोच्च न्यायालय में जो अपने नियम है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियमों और प्रक्रियाओं की जो विनियमितता होती है उसको करने की शक्ति देता है, जिससे कि राष्ट्रपति की अनुमति शामिल होती है। यानी कि ये अनुच्छेद न्यायालय को संचालन, न्यायालय की कार्य प्रणाली तथा उसके निर्णयों से संबंधित जो प्रावधान है उसको स्पष्ट करता है आर्टिकल 145। ठीक है ना, यानी कि जुडिशरी जो सिस्टम है उसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 145। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों का संचालन से संबंधित है? यानी कि राज्य सरकार की जो कार्य है उससे संचालन के संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल इसमें है? आर्टिकल 144, आर्टिकल 178 या आर्टिकल 166 या आर्टिकल 132? बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 166 इज द करेक्ट आंसर, जो कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करने से संबंधित बनता है, आर्टिकल 166। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला जो कि इसमें आर्टिकल दिया हुआ है। एक एक करके सारे आर्टिकल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको हर क्वेश्चंस के, इसमें से एक भी आर्टिकल आपका मिस नहीं हो रहा है। अगर हम आर्टिकल 144 की बात करें तो आर्टिकल 144 के अनुसार सभी जितने भी सिविल और न्याय प्राधिकारी होते हैं, यानी कि जो सिविल अधिकारी होते हैं और जो जुडिशरी जितने भी अधिकारी होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की
की सहायता से यहाँ पे कार्य करेंगे, यानी कि इसका अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करेंगे और उनके फैसलों को लागू करने में उनकी सहायता करेंगे। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। ये आर्टिकल 144 में दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आर्टिकल 178 की, तो आर्टिकल 178 यहाँ पर इसमें जो प्रोविजन है, इसमें भारत के संविधान में राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष के चुनाव तथा पद को रिक्त होने की जो स्थिति होती है, उसमें जो नए अध्यक्ष और नए उपाध्यक्ष की जो चुनाव की जो प्रोसीजर होती है, वो आर्टिकल 178 में मिलती है। इसी तरीके से 132 के बारे में बात करें तो 132 जो है, इसमें उच्च न्यायालय के जो कुछ मामले होते हैं, उच्च न्यायालय के जो कुछ मामले होते हैं जिसको कि अपील की जा सकती है, किसमें? उच्चतम न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट के जितने भी जो मामले होते हैं जो उसमें अपील चली जाती है, वो अपील अपन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मामलों में यहाँ पे अपील करने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आर्टिकल 132 में दी गई है, जिसमें कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 132 में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपको बताना है कि आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। भारत का राज्यपाल के अंतर्गत आता है आर्टिकल 76, या फिर गृह मंत्री, या भारत के महान्यायवादी, या फिर मंत्रिपरिषद, गवर्नर, होम मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल, या फिर मंत्रिपरिषद, कैबिनेट। बताइए कौन सा आंसर इसका सही है? आर्टिकल 76। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और लगातार इस तरीके की क्लास आपको देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका जो आंसर है वो सी द करेक्ट आंसर। भारत के न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में है आर्टिकल 76। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 76 भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के न्यायवादी के अंतर्गत आता है। उसकी बारे में व्याख्या जो मिलती है वो आर्टिकल 76 में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 29। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय व आदेश की समीक्षा कर सकता है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय अपने जितने भी निर्णय हैं और जो भी आदेश है उसको उसकी समीक्षा कर सकता है? बताएं। आर्टिकल 137, आर्टिकल 134, आर्टिकल 120, या फिर आर्टिकल जो 127 है उसके बारे में कौन सा आंसर सही है? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा अगर आपको मालूम है तो। देखिए, इसका जो आंसर है, अगर आप ए पर जा रहे हैं तो करेक्ट आंसर है ए, आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति है कि वह अपने जितने भी निर्णय हैं, जो भी आदेश है, उसको पुनर्विचार कर सकता है और दोबारा से विचार करके इसको बदल सकता है। पुनर्विचार करने की शक्ति उसको दी गई है, दोबारा से विचार करके उसको बदल सकता है। ये जो पावर है, ये आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आर्टिकल 134 की बात करें तो आर्टिकल 134 में यहाँ पर जितने भी आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की जो अपीली का जो क्षेत्रीय अधिकार है वो प्रदान करता है ये, और ये सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा पारित जितने भी निर्णय हैं, ठीक है ना, और जो आदेश है उसको समीक्षा करने की अनुमति जो देता है, यानी कि हाई कोर्ट के जितने भी जो न्यायिक मामले हैं उस न्यायिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय क्षेत्र में अधिकार देने की अनुमति प्रदान करता है, वो आर्टिकल 134 में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 120 की बारे में बात करें तो ये भारत के संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि संसद में प्रयोग होने वाली जो भाषा होती है उससे संबंधित है, यानी कि आप किस भाषा में संसद में अपनी स्पीच देंगे, अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि ये प्रावधान है कि संसद में कामकाज करने वाली जो भाषा होगी वो हिंदी या फिर अंग्रेजी में ही किया जाएगा। किसमें? हिंदी में, हिंदी या फिर इंग्लिश में ही आप इसको, इसमें जो भाषा होगी, कामकाज करने वाली भाषा जो होगी वो हिंदी इंग्लिश होगी। हालांकि अगर कोई सदस्य जो कि पार्लियामेंट में है और वो हिंदी और अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल सकता है, नहीं वो अपने भाव को व्यक्त कर सकता है हिंदी और इंग्लिश में, तो वो क्या ना, वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष होता है या फिर पीठासीन अधिकारी,
उनसे परमिशन लेके वो अपनी खुद की भाषा में भी बोल सकता है, यानी कि यहाँ पे अपनी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको पीठासीन अधिकारी से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। ये भी प्रोविजन आर्टिकल 20 में 120 में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 के बारे में बात करें तो यह संविधान का जो है पार्ट 5 में आता है, जो कि संघ में शामिल होता है। मतलब कि संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं संघ के अंतर्गत जो आता है उसमें आता है यहाँ पे केंद्र सरकार के अंतर्गत, और ये निर्वाचन का वर्णन करता है, यानी निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, ठीक है ना, इलेक्शन के अंतर्गत आता है। इलेक्शंस की जितनी भी निर्वाचन प्रणाली है उसके अंतर्गत ये आता है आर्टिकल 147, जो कि कानून की किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित जो भी संदर्भ है उसको सब स्पष्ट करने के लिए इसमें दिया गया है। और इसमें भारत सरकार का जो अधिनियम उस समय बना था 1935 का, 1935 का जो एक्ट बना था, जो कि भारत शासन अधिनियम कहलाता था, उसके साथ साथ में यहाँ पे संविधान, उसमें भी संविधान की व्याख्या में इसको शामिल किया गया था, जो कि आर्टिकल 147 में मिलता है। और ये वहीं से लिया गया है, आर्टिकल 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे इसको उठाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, परीक्षक होते हैं, जिसको कि CAG बोला जाता है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जिसको बोला जाता है, के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? कौन सा आर्टिकल है जो कि इसका प्रोविजन करता है CAG के लिए, ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं आर्टिकल 160, आर्टिकल 158, 134 या फिर 148। तो देखिए इसका जो आंसर है वो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 148 में जो है CAG का प्रोविजन है। अगर CAG की प्रोविजन की बात करें तो CAG की प्रोविजन 148 से लेके 151 तक, जो कि 4 आर्टिकल हैं, ये आते हैं CAG के प्रोविजन में, जिसमें कि 148 जो है स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, जो कि CAG के लिए रहेगा। ठीक है ना, जिसमें कि अगर हम बात करें तो CAG को अपॉइंट कौन करता है, इसमें अपॉइंट करने का जो अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है, जो कि उसके हस्ताक्षर और मुद्रित अधिकार पत्र के साथ में CAG को यहाँ पर नियुक्ति मिलती है। और उसके पद को खाली करने तथा उसको हटाने का भी अधिकार जो होता है वो भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे ही होता है जैसे कि CGI का होता है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार होता है, वैसे ही इस पे भी महाभियोग का जो व्याख्या है, महाभियोग लगाने की वो व्याख्या यहाँ पर लगती है, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम करते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में बात, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हम आर्टिकल 160 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 160 जो है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति के राज्य मतलब किसी भी व्यक्ति जो राज्य का है उसको राष्ट्रपति, उसको राज्यपाल के कार्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास में ये पावर जो मिलता है कि वो राज्यपाल किसको बनाए, राज्यपाल किसको बनाए जो कि किसी भी राज्य का हो। भारत में जितने भी राज्य हैं, जो कि 28 स्टेट हैं और बाकी के यूटी हैं, उसमें से किसी को भी वो राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ये पावर आर्टिकल 160 राष्ट्रपति को देता है। यदि राज्यपाल अनुपस्थित है या फिर अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ है, उसके लिए ये पावर यहाँ पर देता है। यानी कि राज्यपाल अनुपस्थित है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है या फिर वो कार्य नहीं कर रहा है, तो वो राज्य के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर राज्यपाल बना सकता है। ये आर्टिकल 160 देता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 158 की, जो कि भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि राज्यपाल का पद, राज्यपाल के जो पद की जो शर्तें हैं और शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है ना, किसके बारे में? ये भी राज्यपाल का जो पद है और उसके पद के बारे में, उसकी शक्ति, उसकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी देता है। साथ ही साथ में राज्यपाल के जितने भी वेतन भत्ते हैं, ठीक है ना, और उस पर पद की जो अन्य शर्तें हैं उस सारे के सारे पहलुओं को स्पष्ट करता है आर्टिकल 158। अगर हम आर्टिकल 134 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 134 जो है ये आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्र प्रदान करता है। जितने भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के जो भी यहाँ पे मामले होते हैं उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्र प्रदान करता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय को
उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित निर्णय है, ठीक है ना, उन आदेशों की समीक्षा का भी अनुमति प्रदान करता है। यानी कि अब हाई कोर्ट के जितने भी मामले हैं जो कि क्रिमिनल हैं, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए यहाँ पर समीक्षा करने की तथा उस पर समीक्षा करने के लिए दोबारा से अपीलीय जो फैसिलिटीज होती हैं, वो फैसिलिटीज आर्टिकल 134 में दी गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि क्लास खत्म हो गई है। अगर आप इंडियन पॉलिटी की जीएस लेक्चर लेना चाहते हैं, ऐप पर आपको कंप्लीट मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि स्टडी कॉन्सेप्ट का ऐप है। 49 रुपीज़ पर मंथ में ये अभी अवेलेबल है, जो कि 99 रुपीज़ पर मंथ का, यानी कि 50% के डिस्काउंट के साथ में ये ऐप पर पूरे कंप्लीट जीएस लेक्चर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये आप मौका ना छोड़ें। स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो मौका ना जाने दें, फटाफट आप इसको अपने ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट जीएस लेक्चर यहाँ पे एक के बाद में एक आपको कंप्लीट मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस क्लास टिल एंड तक। लगातार क्लास को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है इंडियन पॉलिटी की, जो कि एमसीक्यू सीरीज मैं लगातार ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।